नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मर्डर प्लान नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मर्डर प्लान नॉवल का 5वां पार्ट। वो बाजार का बना झाड़न नहीं खरीदती, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने काफी दिन से नायलॉन का एक फटा गाउन दिया हुआ है इस काम के लिए, जिससे धूल हटने की बजाय इधर उधर फैलकर रह जाती है। उससे काम करते वक्त मैं मन ही मन कुड़ती हुई सोचा करती हूँ वो फटा कैसे होगा, क्योंकि पहनने से कोई नया कपड़ा इस ढंग से नहीं फट सकता जैसे वो फटा हुआ था। उसके पास भी वैक्यूम क्लीनर है? बलराज ने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ। किस किस्म का? एकदम गलत किस्म का, यानी धूल के साथ साथ कारपेट की रेसे भी खींचता है। वो सब कुछ खींच सकता है। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे एक पुराने टूथब्रश से कारपेट वगैरह साफ करने पड़ते थे। ये वैक्यूम क्लीनर उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा है। मैं नहीं जानती इसे उसने खरीदा क्यों। जहां तक मेरा ख्याल है, उसे बेचने वाला सेल्समैन नौजवान और किसी फिल्मी हीरो जैसा खूबसूरत रहा होगा, और उस छोकरी का पूरा ध्यान क्लीनर की बजाय सेल्समैन पर रहा होगा। दरअसल वो क्लीनर खास तौर से उन बड़ी जगहों के लिए है जहां फर्श पर मोटे कारपेट के साथ साथ दीवारों पर भी वॉल कारपेट लगे होते हैं। लेकिन उसके जैसे फ्लैट और हल्के कारपेट के लिए वो एकदम गलत चीज है। मैंने उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया है। उस छोकरी का सोफा सेट टेपेस्ट्री का है। जलती सिगरेट गिर जाने की वजह से कई जगह उसमें छेद भी मौजूद है। भारी क्लीनर को चालू करते ही उन छेदों से भूसा बाहर झांकने लगा था। मैं समझ गई वो तमाम चीजों का सत्यानाश कर देगा, और उसे बंद कर दिया। आशा के अनुरूप बलराज की आंखों में चमक दिखाई दी। उस एक दफा इस्तेमाल के दौरान तुमने वैक्यूम क्लीनर को सिर्फ नीरा के फ्लैट में ही इस्तेमाल किया था, या उसे बावेजा के फ्लैट में भी ले गई थी? सिर्फ नीरा के फ्लैट में, विमला ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया। किसी की चीज दूसरों के लिए इस्तेमाल करना मेरी आदत नहीं है, और खुद बावेजा को भी किसी से कुछ मांगना कतई पसंद नहीं था। तुम बावेजा के फ्लैट में आखिरी दफा काम करने कब गई थी? आपको बताया तो था, कोई 2 हफ्ते पहले। और नीरा मलकानी ने नया वैक्यूम क्लीनर कब खरीदा था? ये भी बता चुकी हूं, मुश्किल से 1 हफ्ता पहले। आजकल इस इमारत में तुम नीरा के अलावा और किस किस के फ्लैट में काम करती हो? विमला ने बता दिया। इससे पहले? बलराज ने पूछा। विमला ने उनके नाम भी बता दिए। उनमें मालती वर्मा का नाम नहीं था। तुमने फर्स्ट फ्लोर पर बावेजा के ठीक नीचे वाले फ्लैट में कभी काम नहीं किया? बलराज ने सवाल किया। मालती वर्मा के यहाँ? विमला ने पूछा। हाँ। नहीं, उसे मेरी जरूरत नहीं है। विमला के स्वर में प्रशंसा का पुट था। वो बहुत मेहनती, समझदार और सलीके वाली लड़की है। जिससे शादी करेगी उसके घर को स्वर्ग बना देगी। वो अपने घर की सफाई वगैरह खुद ही करती है? जी हाँ, घर को एकदम साफ सुथरा रखती है। वहां आपको हर चीज करीने से रखी मिलेगी। तुम कभी उसके फ्लैट में गई हो? सिर्फ एक बार। वो अपने फर्नीचर को खिसका कर नए ढंग से सेट करना चाहती थी। उसी में मदद के लिए मुझे बुला लिया था। बता सकती हो उसके पास कैसा वैक्यूम क्लीनर है? मैं बस उसके ड्राइंग रूम में ही गई थी। मैं नहीं जानती उसके पास कोई वैक्यूम क्लीनर है भी या नहीं। जिन फ्लैटों में तुम सफाई करने जाती हो उनकी डुप्लीकेट चाबियां तुम्हारे पास भी होती हैं? चाबियां मुझे फ्लैट के बाहर एक खास जगह रखी मिलती है। काम खत्म करने के बाद फ्लैट लॉक करके मैं चाबियां वापस वहीं रख देती हूँ। तुम हमें अपने साथ नीरा के फ्लैट में ले जा सकती हो? जी नहीं, विमला ने साफ इनकार कर दिया। पहली बात तो मैं उसके फ्लैट में सबसे बाद में काम करने जाती हूँ। दूसरी, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। इसके लिए तो आपको मुरारी लाल की मदद लेनी होगी, या फिर कोई दूसरा उपाय करना होगा। मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। बलराज ने यह सवाल शायद विमला को परखने के लिए पूछा था, क्योंकि उसके चेहरे से ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ वो सचमुच नीरा के फ्लैट में जाना चाहता था। धन्यवाद, वो बोला। तुम जा सकती हो। विमला जीप से उतरकर चली गई। हम वापस पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पुलिस लेबोरेटरी से आई वार्निस की रासायनिक जांच की रिपोर्ट और एसआई अश्विनी शर्मा द्वारा ली गई बावेजा के फ्लैट की तलाशी में मिली कुछ चीजें बलराज के डेस्क पर मौजूद थी। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक
बावेजा की लाश के नथुनों पर पाई गई वार्निश में बेंजीन भी या किसी ऐसी चीज की मौजूदगी का कोई चिन्ह नहीं मिला था जिसके बारे में कहा जा सके उसकी मदद से एडेसिव टेप को छुड़ाया गया था। वार्निश एकदम साफ और वाटरप्रूफ थी। लेबोरेटरी वालों ने उस पॉलिश की भी रासायनिक जांच की थी जो बावेजा के पलंग के पायों के सुराखों पर मौजूद पाई गई थी। उसमें उस वाटरप्रूफ वार्निश का कोई अंश नहीं पाया गया। मुझे देखकर हैरानी हुई। पिछली रात वार्निश की बात को लेकर बलराज जितना परेशान था उसकी रिपोर्ट में उसने उतनी ही लापरवाही दिखाई थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो बावेजा की निजी चीजों की ओर आकर्षित हो गया। उसने विभिन्न चीजों को उलटने पलटने के बाद जिस चीज में ज्यादा दिलचस्पी ली थी वो थी मृतक बावेजा की चेकबुक, जो कि इंडियन बैंक की स्टेशन रोड ब्रांच की थी। चेकबुक सेविंग्स अकाउंट की थी। बलराज बड़ी गौर से उसे देख रहा था। बावेजा का हस्ताक्षर युक्त 800 रुपए का एक चेक अभी भी उसमें मौजूद था। वो फ्लैट के किराए की रकम का चेक था जिस पर पिछले महीने की आखिरी तारीख पड़ी हुई थी, लेकिन उसे काउंटर फाइल से अलग नहीं किया गया था। 25 चेकों वाली उस चेकबुक में कई ऐसी काउंटर फाइल थी जिनसे चेक अलग कर लिए गए थे। उनमें से कुछ पर पिछले महीने की आखिरी तारीख पड़ी हुई थी और 3 पर करंट महीने की पहली तारीख। बलराज ने ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन किया। बावेजा के अकाउंट की एक ही दिन में जो हालत हुई थी उसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चेकबुक के मौजूद तमाम काउंटर फाइल्स में साफ साफ पूरा ब्यौरा मौजूद था, लेकिन उन दोनों तारीखों की और पहली काउंटर फाइल्स में बड़ा भारी फर्क था। उनसे पहली तारीख में बावेजा का बैंक बैलेंस हमेशा काफी मोटा और 5 अंकों की रकम में रहा था, 60 से 70 हजार रुपए के बीच में। लेकिन अंतिम दोनों तारीखों में बैलेंस की हालत एकदम खस्ता हो गई थी। ऐसा लगता था मानो एकाएक बावेजा का दिवाला पिट गया था और वो पैसे पैसे से मोहताज हो गया था। काउंटर फाइल्स के मुताबिक जिस दिन उसने किराए का 800 रुपए का चेक भरा था उस रोज उसका बैलेंस सिर्फ 100 रुपया था। अगले दिन उसी 100 रुपए के बैलेंस के अगेंस्ट उसने 3 चेक इश्यू किए थे, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी के बिल के भुगतान के लिए। बिजली और पानी के बिलों की कुल राशि 84 रुपए 70 पैसे थी। काउंटर फाइल से जाहिर था कि अकाउंट में पहली तारीख को इतनी राशि जमा कराई गई थी ताकि दोनों चेक क्लियर हो जाएं। 100 रुपए का जो पहला बैलेंस था उसे डिस्टर्ब नहीं किया गया। फिर उसी दिन यानी पहली तारीख को ही 476 रुपए का चेक इश्यू किया गया था टेलीफोन बिल के भुगतान के लिए, और काउंटर फाइल्स के अनुसार उस चेक को क्लियर कराने के लिए भी उतनी ही रकम नगद जमा कराई गई थी। प्रत्यक्ष बावेजा का बैंक बैलेंस अचानक 60-70 हजार से घटकर सिर्फ 100 रुपए रह गया था। उसने अपना अकाउंट क्लोज नहीं किया। वो अपने हर बिल का भुगतान बैंक से करता रहा और हर चेक को क्लियर कराने के लिए उतनी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा कराता रहा। चेकबुक में मौजूद काउंटर फाइल्स की तरतीब और डिटेल से यह जाहिर था बिजली और पानी के बिल बावेजा को पहली तारीख की सुबह मिले थे। उसने कॉरपोरेशन से संबंधित विभागों को डाक द्वारा दोनों बिलों के चेक भेज दिए और खुद अपने बैंकों की ओर दौड़ गया ताकि उन दोनों चेकों को क्लियर कराने के लिए उतनी ही रकम नगद जमा करा सके। उसी दिन बाद में शायद दोपहर की डाक से उसे टेलीफोन का बिल मिला था। उसने उतनी रकम का चेक भर करके टेलीफोन विभाग को पोस्ट किया और फिर उस चेक को क्लियर कराने के लिए अपने अकाउंट में उतनी नगद रकम जमा कराने एक ही दिन में दोबारा बैंक दौड़ गया था। ये बात अपने आप में खटकने वाली थी। बलराज एक एक करके तमाम अकाउंट फाइल्स देखने लगा, ये जानने के लिए कि बावेजा के अच्छे खासे बैंक बैलेंस की ये दुर्गति एक ही साथ मोटी रकम के भुगतान की वजह से हुई थी या कई भुगतानों की वजह से। दुर्गति की वजह थी एक ही भुगतान। पिछले महीने की 22 तारीख को सज्जन कुमार बावेजा ने किसी हरचरणजीत सिंह ठुकराल को 68,886 रुपए 95 पैसे का चेक इशू किया था। वो चेक इशू करने से पहले बावेजा का बैलेंस था 68,986 रुपए 95 पैसा था। कितनी अजीब बात है, मैं चौंकता सा बोला। बलराज के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव थे। तुमने भी तो सेविंग्स अकाउंट खोल रखा होगा, उसने पूछा। हाँ, 2 बैंकों में है। कितने अरसे से? एक में करीब 14 साल से है और दूसरे में 8-9 साल से। इस अरसे में तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक चेक इशू करने के बाद तुम्हारे बैलेंस की रकम पूरे रुपयों में बचे, उसके साथ पैसा एक भी ना हो? याद नहीं ऐसा कितनी बार हुआ है या हुआ भी है या नहीं। वैसे ऐसा हो जाना ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, ऐसा हो सकता है, यानी इत्तेफाक से एक आध बार हो सकता है। हाँ, इसी तरह क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा भी हुआ है बैंक में तुम्हारा खास बैलेंस हो और एक ही चेक इशू करने के बाद वो सारा बैलेंस सिकुड़कर 100 रुपया रह गया हो? कभी नहीं, मैं हमेशा बैलेंस को ध्यान में रखकर ही चेक काटता हूँ, मैंने कहा। हालांकि मेरे दोनों अकाउंट बहुत बड़े कभी नहीं रहे,
लेकिन इतने छोटे भी नहीं रहे हैं कि चेक काटने के बाद सिर्फ पूरा 100 रुपया बैलेंस बचे। वैसे ऐसा हो जाना भी बड़ी बात नहीं है। दैट्स द पॉइंट, बलराज विचारपूर्ण स्वर में बोला। सेविंग्स बैंक अकाउंट वाले खातेदारों को चेक बुक इशू करते वक्त बैंक उनसे अपेक्षा करता है हर हालत में उनका बैलेंस कम से कम 100 रुपया जरूर रहे। आमतौर से खातेदार भी इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी मजबूरी या अनजाने में भी कभी बैलेंस 100 रुपए से कम हो भी जाता है। मगर ऐसा छोटे खाते वाले खातेदारों के मामले में ही होता है, और बावेजा के बैंक अकाउंट को छोटा नहीं कहा जा सकता। उसके मामले में ये बात इस निगाह से और भी ज्यादा गौरतलब है कि एक ही पेमेंट करने के बाद उसका अच्छा खासा बैलेंस पूरा 100 रुपया रह गया था, क्योंकि 100 रुपया वो कम से कम राशि है जो चेकबुक का मालिक होने के नाते उसके खाते में रहनी जरूरी थी। मैंने बलराज से चेकबुक लेकर उसमें मौजूद तमाम काउंटर फाइल्स को ध्यानपूर्वक देखा। उनसे जाहिर था बावेजा के खाते में आमतौर पर बैलेंस 60 और 70 हजार के बीच में रहा था, लेकिन हरचरणजीत सिंह ठुकराल को इशू किए गए एक ही चेक ने उसके बैलेंस की दुर्गति कर दी थी। मैंने ये भी नोट किया, उस चेक के अलावा पहले कभी इतनी मोटी रकम का चेक काटना तो दूर, इस रकम के 10वें हिस्से का चेक भी कभी नहीं काटा गया था। इस अकेली काउंटर फाइल के अलावा अन्य किसी पर जरा सा भी शक नहीं किया जा सकता, बलराज कह रहा था। बाकी सब चेक रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के बिलों के अगेंस्ट इशू किए गए हैं। इनसे जाहिर है बावेजा न सिर्फ ठाट बाट से रहता था, बल्कि मार्केट में उसकी क्रेडिट भी अच्छी खासी थी। दूसरे, इस हरचरणजीत सिंह ठुकराल को बावेजा ने इस चेकबुक के मुताबिक इस अकेले चेक से पहले कभी 10 रुपए का चेक भी नहीं दिया था। ऐसा लगता है यह हरचरणजीत सिंह किसी जादू के जोर से अचानक प्रकट हुआ और बावेजा की सारी रकम हड़प गया। यह भी तो हो सकता है, मैंने संभावना व्यक्त करते हुए कहा। बावेजा इस हरचरणजीत का मोटी रकम का कर्जदार था। वो बावेजा पर अपना कर्जा चुकाने के लिए दबाव डाल रहा था, और बावेजा ने कहा हो कि पूरी रकम चुकाने की स्थिति में वो नहीं था, लेकिन जितनी ज्यादा से ज्यादा रकम दे सकता है उसे देने में कोई ऐतराज नहीं। फिर बावेजा ने उसे अपनी चेकबुक दिखाई और हरचरणजीत ने कम से कम बैलेंस 100 रुपया छोड़कर बाकी रकम का चेक उससे हासिल कर लिया था। बलराज ने सर हिलाकर सहमति दी। तुमने काफी हद तक सही अनुमान लगाया है बॉस, वो बोला। सिवाय इस बात के कि हरचरणजीत सिंह दबाव नहीं डाल रहा था बावेजा पर, उसने बावेजा के साथ पूरी जबरदस्ती की थी। बावेजा को कैद करके उसे इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो चेक देने से इनकार कर ही ना सके। यही वजह है कि बावेजा का दायां हाथ पूरी तरह अपनी सही हालत में था। उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि बावेजा द्वारा चेक भरवा कर उस पर उसके दस्तखत कराए जाने थे। अब सवाल ये उठता है, जब हरचरणजीत ने अपनी रकम वसूलने की खातिर बावेजा को इतनी यातनाएं दी, तो उसने बावेजा के अकाउंट में 100 रुपए भी क्यों छोड़ दिए? मैंने सोचने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई मुनासिब जवाब मुझे नहीं सोच सका। फिर भी मैंने कहा, हो सकता है वो बावेजा को पूरी तरह कंगाल करना नहीं चाहता था। नहीं, बलराज बोला। तुम्हें याद है पिछली रात मैंने कहा था कि बावेजा की हत्या के मामले में कम से कम 2 व्यक्ति इन्वॉल्व है। एक वो जिसने टॉर्चर और मर्डर की योजना बनाई थी, और दूसरा वो जिसने बावेजा की हत्या की थी। चेकबुक के इनकाउंटर फाइल से जाहिर है कि योजना बनाने वाला हरचरणजीत था। बावेजा को उसी के फ्लैट में कैद करके यातनाएं दी गई और उसे मजबूर करके इतनी मोटी रकम का एक ही चेक उससे कटवा लिया गया, लेकिन हरचरणजीत को इतने पर भी सब्र नहीं हुआ। वो बावेजा से कुछ और भी हासिल करना चाहता था, क्योंकि बावेजा ने ये चेक पिछले महीने की 22 तारीख को, यानी जब वो लोगों को दिखाई देना बंद हुआ था, उसके ठीक फौरन बाद इशू कर दिया था। मगर इसके बाद भी कई दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया। इसका सीधा सा मतलब है हरचरणजीत बावेजा से 68,886 रुपए 95 पैसे के अलावा भी कुछ हासिल करना चाहता था, और वो नहीं जानता था कि उसे हासिल करने के लिए बावेजा को कब तक जिंदा रखना होगा। घटनास्थल की जांच से ये भी जाहिर है कि उसने बावेजा को कम से कम तब तक जिंदा रखना था जब तक कि उसके शरीर से यातनाएं दिए जाने के तमाम निशान नहीं मिट जाने थे। उस पूरे दौर में हरचरणजीत ने हालात को पूरी तरह काबू में रखना था, ताकि बावेजा के बारे में किसी को शक तक ना होने पाए कि उसे उसी के फ्लैट में कैद करके टॉर्चर किया जा रहा था। यही वजह है कि हर बिल आने के बाद हरचरणजीत ने बावेजा से उतनी ही रकम का चेक कटवाया और फिर उस चेक को क्लियर कराने के लिए उतनी ही नकद रकम बावेजा के बैंक में जमा कराई थी। इसमें कोई शक नहीं कि सारा सिलसिला इसी और संकेत करता था, मगर एक बात ऐसी भी थी जो बलराज की इस थ्योरी से मेल नहीं खाती थी। तो फिर फ्लैट के किराए का चेक सही वक्त पर मुरारी लाल को क्यों नहीं दिया गया? मैंने पूछा, जबकि बावेजा किराए के चेक को भरकर उसे साइन भी कर चुका था। इसे चूक कहा जाएगा, बलराज ने जवाब दिया। तुम्हें याद होगा
उस इमारत के केयरटेकर मुरारी लाल ने बताया था कि तमाम किराएदार महीने की 10 तारीख तक किराया चुकाया करते हैं। इसलिए हरचरणजीत ने सोचा होगा कि बावेजा भी ऐसा ही करता होगा। उसने एहतियातन बावेजा से चेक तो साइन करा लिया था, लेकिन उसे उम्मीद रही होगी जो कुछ वो बावेजा के साथ करना चाहता था वो 10 तारीख से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने बिना वजह 800 रुपए गंवाना मुनासिब नहीं समझा। 800 की खातिर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया? क्या मतलब? बावेजा की लाश कल यानी 3 तारीख को बरामद हुई थी, मैंने कहा, क्योंकि विमला की बातों से मुरारी लाल को शक हो गया था और वो बावेजा के फ्लैट पर जा पहुंचा था। लेकिन हमेशा की तरह पहली तारीख को चेक न मिलने के बाद किसी वजह से मुरारी लाल पहली की शाम या रात को भी तो उसके फ्लैट में जा सकता था। उस सूरत में लाश भी पहले ही बरामद हो जानी थी और बहुत मुमकिन है इस वक्त तक बावेजा की हत्या भी ना की गई होती। 3 तारीख की बजाय पहली तारीख को लाश बरामद हो जाने से खास फर्क नहीं पड़ना था, सिवाय इसके कि बावेजा की मृत्यु का अनुमानित समय ज्यादा सही ढंग से निर्धारित किया जा सकता था। बलराज ने कहा, जहां तक कि रिस्क लेने की बात है वो तो उसी वक्त लिया जा चुका था जब विमला को काम पर न आने के लिए चिट्ठी और 100 रुपए भेजे गए थे। ये महज इत्तेफाक था कि विमला कल ही मुरारी लाल के पास पहुंची थी। वो चिट्ठी मिलने के अगले दिन भी तो मुरारी लाल के पास जा सकती थी। उस सूरत में अगर मुरारी लाल तभी बावेजा के फ्लैट में जा पहुंचता तो बावेजा पलंग पर बंधा पड़ा मिलता। उस वक्त अगर बावेजा फ्लैट में अकेला होता तो हरचरणजीत की योजना बिल्कुल पिट जाती, और अगर बावेजा के पास कोई और भी मौजूद होता तो मुरारी लाल को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ना था, क्योंकि बावेजा को उस हालत में देख चुकने के बाद मुरारी लाल को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाना था। तभी ऐसा ही अश्विनी शर्मा ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने हाथ में पकड़ी चेकबुक्स की एक गड्डी बलराज के डेस्क पर रख दी। अलग अलग बैंकों की ये 6 चेकबुकें भी बावेजा के फ्लैट से ही मिली थी सर, वो बोला। इन सब में भी बावेजा का बैलेंस 70,000 रुपए के आसपास था, लेकिन इन सब के मुताबिक भी पिछले महीने की 22 तारीख को उसने सिर्फ 100 रुपया बैलेंस छोड़कर शेष मोटी रकम का एक ही चेक हरचरणजीत ठुकराल के नाम काटा था। इस तरह उसने एक ही दिन में एक ही आदमी को कुल मिलाकर 4,37,897 रुपए की पेमेंट की थी और खुद कंगाल हो गया था। बलराज ने डेस्क पर पड़ी चेकबुक एक एक करके उठाई और गौर से देखने के बाद वापस रख दी। उसने अश्विनी शर्मा को उन 6 बैंक में जाकर पूछताछ करने की हिदायतें दी और पहले से ही पड़ी चेकबुक को उठाकर जेब में डालता हुआ खड़ा हो गया। आओ भारती, स्टेशन रोड चलकर बैंक मैनेजर से मिलते हैं। मैं खड़ा हो गया। बलराज के ऑफिस से निकलकर हम पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर आ गए। पुलिस जीप में सवार होकर हम इंडियन बैंक की स्टेशन रोड ब्रांच पहुंचे। बलराज ने बैंक मैनेजर को चेकबुक दिखाने के बाद बावेजा की मृत्यु के बारे में बताया और बावेजा का खाता देखने की इच्छा व्यक्त की। बैंक मैनेजर तुरंत सहयोग के लिए तैयार हो गया। लेजर मंगाकर उसने बावेजा का खाता चेक किया। खाते के मुताबिक पिछले करीब 8 महीने से बावेजा का बैलेंस 60 और 70,000 के बीच में चल रहा था, लेकिन पिछले महीने की 22 तारीख को एकाएक उसका बैलेंस 100 रुपया रह गया था। फिर पहली तारीख को उसके खाते में 2 बार नगद रकम जमा कराई गई थी। 4 तारीख को 2 चेक क्लियर होने के बाद बैलेंस पुनः 100 रुपया रह गया था। बावेजा ने पिछले महीने की 22 तारीख को हरचरणजीत सिंह ठुकराल के नाम चेक काटा था, बलराज ने कहा। उसी दिन चेक की रकम बावेजा के अकाउंट से ट्रांसफर हो गई। इसका क्या मतलब है? हरचरणजीत सिंह ठुकराल का अकाउंट भी इसी ब्रांच में होना चाहिए, बैंक मैनेजर ने जवाब दिया। उसका खाता मंगवाइए। बैंक मैनेजर ने दूसरी लेजर मंगवाई। हरचरणजीत सिंह ठुकराल का अकाउंट सचमुच उसी बैंक में था। रिकॉर्ड के मुताबिक उसने पिछले महीने की 22 तारीख को 500 रुपए से खाता खोलकर बावेजा का चेक अपने खाते में जमा कराया था। फिर उसी महीने की 25 तारीख को सिर्फ 100 रुपया बैलेंस छोड़कर बाकी सारी रकम निकाल ली थी, यानी बड़ी सफाई से बावेजा की तमाम रकम हड़प ली गई थी। बलराज के नेत्र सिकुड़ गए। हरचरणजीत सिंह ने यहाँ अपना खाता खोलते वक्त अपना पता भी तो लिखा होगा। बिल्कुल लिखा होगा, मैनेजर ने जवाब दिया। और उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने ही आपके बैंक में इंट्रोड्यूस किया होगा जिसका आपके यहाँ पहले से अकाउंट है, तभी आपने उसका खाता अपने यहाँ खोला होगा। ऐसा ही होता है, नियम ही ये है। जरा हरचरणजीत सिंह का वो रिकॉर्ड मंगवाइए और उस आदमी को भी बुलवाइए जिसने उसका खाता खोला था। मैनेजर ने घंटी बजाकर बाहर मौजूद चपरासी को अंदर बुलाया और उसे आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद एक हरे जिस्म का एक ऐनकधारी करीब 25 वर्षीय आदमी भीतर दाखिल हुआ। उसने हरचरणजीत सिंह का रिकॉर्ड मैनेजर के डेस्क पर रख दिया। उस रिकॉर्ड के मुताबिक
हरचरणजीत सिंह का नया खाता खोलने के फॉर्म पर इंट्रोड्यूस्ड बाई के आगे दस्तखत थे सज्जन कुमार बावेजा के। हरचरणजीत सिंह ने बैंक में अपना जो पता लिखाया था वो भी कोई और न होकर बावेजा के ही फ्लैट का पता था। यानी बैंक रिकॉर्ड से हरचरणजीत सिंह का पता लगा पाना मुमकिन नहीं था। बलराज उस ऐनकधारी की ओर आकर्षित हुआ जो रिकॉर्ड लेकर आया था। हरचरणजीत सिंह का अकाउंट आपने ही खोला था? जी हाँ, ऐनकधारी बोला। उसका हुलिया बता सकते हो? मैं सिर्फ उसका कदबूत ही बता सकता हूं। बलराज ने उसे घूरा। क्या मतलब? उसके तमाम सर पर पट्टियां लिपटी हुई थी। उसका करीब करीब सारा चेहरा भी पट्टियों से ढका हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, यहां तक कि उसका मुंह भी पट्टियों से ढका हुआ था। इसलिए उसकी आवाज भी ऐसी लगती थी मानो वो नकुए स्वर में बात कर रहा था। और जब वो दोबारा 25 तारीख को पैसा निकालने आया था उस वक्त भी उसके चेहरे की यही हालत रही होगी? बलराज ने कड़वे स्वर में पूछा। इस बारे में तो उसका चेक रिसीव करके उसे टोकन देने वाला और कैशियर ही बता सकते हैं। तुमने उससे पट्टियां बंधी होने की वजह पूछी थी? बलराज ने उसकी बात पर ध्यान देकर पूछा। ऐनकधारी ने सहमतिपूर्वक सर हिलाया। उसका कहना था किसी एक्सीडेंट में उसके चेहरे की चमड़ी जल गई थी और उसे स्क्रीन ग्रांटिंग, जिस्म के एक हिस्से की चमड़ी उतारकर दूसरी जगह लगाना, करानी पड़ी थी। इसे छोड़ो, बाकी बातें बताओ। वो ऊंचे कद वाला था या ठिगना? मोटा था या पतला? और उसका रंग कैसा था? ऐनकधारी ने चंद पल सोचा, फिर बोला। औसत कद, स्वास्थ्य सामान्य, कंधे झुके हुए और रंग शायद गेहुआ था। लिबास? शानदार, लेकिन तनिक ढीला और लंबा। लिबास था क्या? नीली काली धारियों वाला सूट, वैसी धारीदार टाई और हल्की नीली कमीज। बलराज ने यूं मुंह बनाया मानो कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई थी। वजह साफ थी, मुझे अच्छी तरह याद था कि हुबहू वैसा ही सूट और टाई हमने बावेजा की वार्डरोब में देखा था। यानी हरचरणजीत सिंह कपड़े भी बावेजा के ही पहने था। बलराज ने ऐनकधारी से घुमा फिरा कर और कई सवाल किए, लेकिन कोई करामात जानकारी हासिल नहीं हो सकी। फिर उसने कैशियर को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरचरणजीत का जो हुलिया ऐनकधारी ने बताया था, कैशियर ने भी उसकी पुष्टि कर दी। उन दोनों के बाद बलराज मैनेजर से मुखातिब हुआ। हरचरणजीत सिंह का इस ढंग से खाता खोलना, चेक जमा कराना और तीसरे दिन रकम लेकर चंपत हो जाना आपको अजीब नहीं लगा? क्यों, इसमें अजीब क्या है? हरचरणजीत सिंह ने अकाउंट खोलते वक्त सज्जन कुमार बावेजा की इंट्रोडक्शन दी। अपने पते की जगह पता भी बावेजा का लिखाया था। बावेजा का ही दिया हुआ इतनी मोटी रकम का एक ही चेक अपने अकाउंट में जमा कराया कि बावेजा का बैलेंस सिर्फ 100 रुपया बचा। फिर 3 दिन बाद सारी रकम निकालकर चलता बना। यानी अकाउंट खोलने का उसका इकलौता मकसद था बावेजा का चेक कैश कराना। बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, मैनेजर धैर्यपूर्वक बोला। नया अकाउंट खोलने की हमारी जो औपचारिकताएं हैं वे सब हरचरणजीत सिंह ने पूरी की थी, क्योंकि हर खातेदार अपने खाते में जमा रकम का खुद ही मालिक होता है। इसलिए बावेजा द्वारा दिया चेक दिया जाना, हरचरणजीत सिंह द्वारा उसे अपने अकाउंट में जमा कराना और फिर सारी रकम निकाल लेना भी अजीब नहीं है। क्या अक्सर ऐसा ही होता है? नहीं, लेकिन ऐसा होता ही रहता है। जिस बैंक का चेक होता है उसी में अकाउंट खोलकर उसे जमा कराने का काम खासतौर से वे लोग करते हैं जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं। इस तरह चेक आनन फानन कैश हो जाता है, जबकि आउट स्टेशन क्लियरेंस में 10-15 दिन लग जाते हैं। बलराज खड़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच, वो मैनेजर से हाथ मिलाकर निराश स्वर में बोला। हम दोनों बैंक से बाहर आ गए। अब किधर चलना है? मैंने जीप में सवार होते हुए पूछा। बलराज ने गहरी सांस ली। बावेजा के फ्लैट में चलते हैं, वो बोला। उम्मीद तो नहीं कि वहां से भी हरचरणजीत सिंह के बारे में कोई सुराग लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। दूसरे, मैं नीरा मलकानी का नया वैक्यूम क्लीनर भी देखना चाहता हूं। जीप मंजिल की ओर भागने लगी। मेरा ख्याल है अश्विनी शर्मा भी हमारी तरह खाली हाथ ही लौटेगा, मैंने कहा। हरचरणजीत सिंह की कार्यप्रणाली अन्य बैंकों में भी यही रही होगी। ये तो जाहिर ही है। कोई 15 मिनट बाद हम जीप से उतरकर उस इमारत में दाखिल हुए। उस वक्त 1:10 हुए थे। बलराज ने जेब से मुरारी लाल वाला चाबियों का गुच्छा निकाला, जिसमें मौजूद एक चाबी से कल बावेजा के फ्लैट का ताला खोला गया था। फिर मुरारी लाल उस गुच्छे को वापस लेना भूल गया था। नतीजतन कल रात जब पुलिस तफ्तीश के बाद वापस लौटी तो अश्विनी शर्मा फ्लैट को लॉक करके सील कराने के बाद
गुच्छा भी साथ ले गया था। वही गुच्छा अब बलराज के पास था। हम सीढ़ियां तय करके दूसरे खंड पर पहुंचे, लेकिन बलराज को चाबियों का गुच्छा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। नीरा मलकानी के फ्लैट का दरवाजा खुला था। हमारी ओर से पीठ किए दरवाजे में विमला और मुरारीलाल खड़े थे। मैंने इसे छुआ तक नहीं है, विमला कह रही थी। यहाँ आते ही मेरी इस पर निगाह पड़ी और मैं तुम्हें बुलाने चली गई। तुम खुद भी देख सकते हो कि सोफे की क्या हालत हुई पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि वो घमंडी छोकरी अपनी इस करतूत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराए। ये ना तो शराब है और ना ही टमाटर की चटनी। इसे धोने की कोशिश भी की गई है, लेकिन ये छूट तो नहीं सका। हाँ, सोफा बुरी तरह गीला जरूर हो गया है। मेरा ख्याल है ये छूटेगा भी नहीं। क्या बात है? बलराज ने टोका। तुम इस तरह दरवाजे में क्यों खड़े हो? वे दोनों एक साथ पलटे। ओह इंस्पेक्टर साहब, आप? मुरारीलाल थकी सी आवाज में बोला। विमला दरवाजे से अलग हट गई। बलराज उसकी जगह खड़ा हो गया। आप खुद देख लीजिए सोफे की क्या हालत हुई पड़ी है, मुरारीलाल झींकता हुआ सा बोला। सारी लापरवाही उस मॉडर्न लड़की की है, लेकिन वो तोहमत लगाएगी इस बेचारी विमला पर, और पीछे हट गया। बलराज के पीछे पीछे मैं भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सोफे की पुष्ट पर एक काफी बड़ा सुर्ख दाग था, जो नीचे सीट तक पहुंचा हुआ था। उसे धोने की कोशिश की गई थी, लेकिन दाग छूटने की बजाय ज्यादा फैल गया था और सोफा काफी गीला हो गया था। वो खून भी हो सकता है, बलराज विचारपूर्वक बोला। ओ नहीं, बाहर खड़ा मुरारीलाल कराहता सा बोला। अगर ये खून है तो उस छोकरी का नहीं हो सकता, विमला तुरुफ जड़ती हुई बोली। उसकी रगों में खून नहीं, शराब बहती है। बलराज उनकी ओर ध्यान न देकर सीधा खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा था, मानो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें अजीब सी गंध आ रही है? उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। उसके पूछने पर ही मुझे लगा वहां सचमुच अजीब सी कोई बू मौजूद थी। हाँ, मैंने जवाब दिया। बेंजीन किसी लगती है। बलराज ने सोफे के गीले भाग को हाथ से छूकर अपनी उंगलियों से सूंघा। सोफे से आ रही है? मैंने पूछा। नहीं। बलराज पीछे हटा। वो बेडरूम के सामने पहुंचा और बंद दरवाजा भड़ाक से खोल दिया। बेडरूम में वही अजीब सी गंध अपेक्षाकृत कुछ तेज थी। हम भीतर दाखिल हो गए। नीरा मलकानी फर्श पर पड़ी थी। उसके सर के पृष्ठभाग के बालों पर सूखा खून जमा था। पास ही वो काला रेशमी गाउन पड़ा था जो नीरा ने कल शाम पहना हुआ था। उस पर भी काफी खून लगा हुआ था। नीरा की फटी फटी सूनी आंखों से साफ जाहिर था कि वो मर चुकी थी। बलराज कुछ क्षण खड़ा लाश को घूरता रहा, फिर बोला, आओ। हम दोनों फ्लैट से बाहर आ गए। विमला और मुरारीलाल ने प्रश्नात्मक निगाहों से हमारी ओर देखा। बलराज ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए फ्लैट लॉक किया। वहीं ठहरने के लिए कहकर वो मुरारीलाल को साथ लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मैं और विमला वहीं खड़े रहे। बलराज करीब 10 मिनट बाद वापस लौटा। मैंने फोन कर दिया है, वो बोला। फिंगरप्रिंट्स वाले एम्बुलेंस वगैरह के आने तक मुझे यहीं ठहरना होगा। वो विमला की ओर मुड़ा। तुम जाओ, नीरा मर चुकी है, और फ्लैट का ताला खोल दिया। विमला चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। इससे कुछ पूछा नहीं तुमने? मैं फ्लैट में दाखिल होता हुआ बोला। कोई फायदा नहीं, बलराज ने कहा। इस बेचारी ने भला क्या बताना था, और अंदर आ गया। मुरारीलाल से कुछ पता चला? उससे भी पूछताछ करना बेकार था। इसका मतलब हत्यारा वही है जिसने बावेजा की हत्या की थी। अगर मेरा तजुर्बा और नॉलेज सही है तो हत्यारा वही होना चाहिए। क्या इस मामले में राकेश मोहन और विनोद को टटोलना ठीक नहीं रहेगा? उन दोनों को ही नहीं, उस लड़की रीटा खरे को भी, बलराज बोला। हालांकि राकेश के उकसाने पर उस लड़की ने भी साफ इंकार कर दिया था, लेकिन वो सचमुच बहुत ज्यादा भयभीत थी। मैंने उन तीनों को पूछताछ के लिए पकड़ने के बारे में आदेश दे दिए हैं। क्या उस लड़की के भयभीत होने की वजह विनोद नहीं था? लगता तो यही था, लेकिन असली वजह वो खुद ही बताएगी। मुझे उस लड़की की नादानी और मासूमियत पर तरस आता है। मैं समझता हूँ उसे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, बलराज ने कहा। तनिक रुक कर बोला, मैं उस वैक्यूम क्लीनर को देखना चाहता हूँ जो यहाँ आने का हमारा असली मकसद था। वैक्यूम क्लीनर काफी बड़ा और बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि विमला ने बताया था। वो इतना नया था कि उस पर अभी तक भी उस दुकान का टैग लगा था जहां से उसे खरीदा गया था। प्रत्यक्षतः वो ऐसी दुकान से खरीदा गया था जहां घरेलू इस्तेमाल के सामान की सेल लगी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आया कि बलराज नीरा की लाश की ओर खास तवज्जो क्यों नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने इस बारे में कहा कुछ नहीं। फिर जब फिंगरप्रिंट्स वाले फोटोग्राफर
और एम्बुलेंस आ पहुंचे तो बलराज ने बारी बारी उन सबको हिदायतें दी। अंत में वो उस एसआई से मुखातिब हुआ जो उसके बुलावे पर 2 कांस्टेबलों सहित उन लोगों के साथ आया था। जितना जल्दी हो सके तुम लाश को डॉक्टर मुलगांवकर के पास पहुंचा दो। मैं डॉक्टर से बातें कर चुका हूं, वो लाश का इंतजार कर रहा है। राइट सर, एसआई ने कहा। आओ चलें, बलराज ने मुझसे कहा। मैं उसके साथ फ्लैट से निकला। इमारत से बाहर आकर जीप में सवार हुए और उस दुकान की ओर रवाना हो गए जहां से वैक्यूम क्लीनर खरीदा गया था। दुकान बहुत बड़ी थी, घरेलू इस्तेमाल की लगभग तमाम चीजें वहां उपलब्ध थी। वहां अभी भी सेल लगी थी और ग्राहक खासी तादाद में मौजूद थे। हम सीधे मैनेजर के पास पहुंचे। वहां एक हेड कांस्टेबल को पहले से ही मौजूद पाकर मैं हैरान रह गया। उसे देखते ही बलराज के चेहरे पर संतुष्टिपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। मैं समझ गया, मुझे साथ रखने के बावजूद बलराज मुझे सिर्फ उतना ही बताता रहा था जितना कि मैं पूछ बैठता था या फिर जितना वो बताना चाहता था। असलियत ये थी, प्राप्त तथ्यों और अपने अनुमानों के आधार पर वो इस सिलसिले की खासी साफ तस्वीर बना चुका था। मैनेजर के दफ्तर में जो हेड कांस्टेबल बैठा था उसे पिछली रात मेरे ही सामने बलराज ने उस सोफा सेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहा था जो बावेजा के फ्लैट में बेमेल और घटिया चीज के रूप में मौजूद था और जिसे बकौल विमला बावेजा ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान खरीदा था, यानी जब उसे उसी के फ्लैट में कैद करके टॉर्चर किया जा रहा था। बलराज को देखते ही हेड कांस्टेबल बड़े अदब के साथ खड़ा हो गया। कुछ बात बनी दौलतराम? बलराज ने उससे पूछा। दौलतराम मुस्कुराया। यस सर, उसने जवाब दिया। यहीं आकर बनी है। वो सोफा सेट यहीं से खरीदा गया था। कब? पिछले महीने की 25 तारीख को। खरीदार कौन था? सज्जन कुमार बावेजा। बलराज मुस्कुराया। यानी इस दुकान से सोफा खरीदने वाले ने सज्जन कुमार बावेजा के नाम की कैश मेमो बनवाई थी। यस सर, मैंने उसी के नाम से पूछताछ की शुरुआत की थी। जो सेल्समैन फर्नीचर विभाग में है उसने कैश मेमो बुक देखकर बता दिया है कि इस नाम के आदमी को 25 तारीख को सोफा सेट बेचा गया था। दौलतराम उत्साहित स्वर में कह रहा था। हालांकि यहाँ पिछले 2 हफ्ते से सेल लगी हुई है और करीब 5 दर्जन उस किस्म के सोफा सेट बेचे जा चुके हैं। रोज नए नए ग्राहक आते हैं और चले जाते हैं। उनकी सूरतें याद रख पाना नामुमकिन है, लेकिन एक खास वजह से उस सेल्समैन को सज्जन कुमार बावेजा का पूरा हुलिया आज तक याद है। बलराज की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं समझ गया, वो बोला। वो आदमी औसत कद और सामान्य स्वास्थ्य वाला था। उसके कंधे झुके हुए थे। उसके सर और तमाम चेहरे पर इस ढंग से पट्टियां लिपटी हुई थी कि उसकी बस आंखें ही आंखें नजर आती थी और हाथों के आधार पर उसका रंग गेहुआ था। दौलतराम ने अपार हैरानगी से उसकी ओर देखा। यस सर, यही हुलिया था। मुंह पर भी पट्टियां होने की वजह से वो फंसीसी आवाज में बोलता था। जरूर बोलता होगा, बलराज ने कहा। उसके जिस्म पर तनिक लंबा और ढीला नीली काली धारियों वाला शानदार सूट भी होगा। वो वैसी धारियों वाली टाई और हल्की नीली कमीज भी पहने होगा। यस सर। क्या उसने वैक्यूम क्लीनर भी खरीदा था? पता नहीं सर। बलराज मैनेजर की ओर आकर्षित हो गया। आपके यहाँ वैक्यूम क्लीनर्स भी सेल में शामिल हैं? जी हाँ, मैनेजर ने जवाब दिया। जरा उस सेल्समैन को बुलाइए जो उनकी सेल देख रहा है। उससे कहिए कि वो पिछले 2 हफ्ते की सेल का रिकॉर्ड भी ले आए। मैनेजर उठा और बाहर निकल गया। मुश्किल से 2 मिनट बाद ही वो एक नवयुवक सहित वापस लौटा। बलराज ने उस नवयुवक को उसी आदमी का हुलिया बताया जिसने बैंक में खुद को हरचरणजीत सिंह ठुकराल बताया था और इस दुकान पर सोफा खरीदते वक्त सज्जन कुमार बावेजा। नवयुवक ने साफ इंकार कर दिया कि ऐसा कोई आदमी कभी उससे कुछ खरीदने नहीं आया। बलराज ने उस वैक्यूम क्लीनर के जो हमने नीरा के फ्लैट में देखा था साइज वगैरह के बारे में बताने के बाद पूछा कि पिछले 10-12 दिन में ऐसे कितने वैक्यूम क्लीनर्स बेचे गए थे। सिर्फ 2, नवयुवक ने जवाब दिया। किस किस को? नवयुवक ने अपनी बगल में दबी कैश मेमो बुक निकालकर उसके पेज पलटने लगा। एक बेचा गया था क्लॉथ सेंटर नामक कपड़े की एक दुकान को। वो तनिक रुककर बोला और पुनः पेज पलटने लगा। अंत में बोला, दूसरा किसी नीरा मलकानी ने खरीदा था। उसका पता लिखा है? नवयुवक ने जो पता बताया वो हतप्राण नीरा मलकानी का ही था। ये खरीदारी कब की थी उसने? बलराज ने पूछा। पिछले महीने की 25 तारीख को। नीरा मलकानी का हुलिया बता सकते हो? नवयुवक ने चोर निगाहों से अपने मैनेजर की ओर देखा, फिर अपेक्षाकृत धीमे स्वर में बोला। वो इंतहाई खूबसूरत थी और उसमें गजब की सेक्स अपील थी। वो
बस इतना ही काफी है। बलराज ने हाथ उठाकर उसे रोका। फिर पूछा, जो वैक्यूम क्लीनर तुमने उसे बेचा था उसकी फरमाइश खुद उसी ने की थी या तुमने जबरदस्ती उसके गले मर दिया था? उस जैसी मॉडर्न और खूबसूरत कस्टमर पहले कभी मेरे पास नहीं आई थी, नवयुवक ने बड़ी साफ गोई से कहा। उसकी खूबसूरती के रौब में आकर मैंने बड़े अच्छे ढंग से उसे अटेंड किया था। मुझे अच्छी तरह याद है उस वैक्यूम क्लीनर की फरमाइश उसी की थी। मैंने उसे अच्छी क्वालिटी के वे सभी वैक्यूम क्लीनर्स दिखाए थे जिनका सक्शन अच्छा है और जो 2 कमरों के फ्लैट के लिए एकदम सही चीज है। वे इतने हल्के हैं कि औरतें आसानी से उन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वे उसे पसंद नहीं आए। उसका कहना था वैक्यूम क्लीनर चाहे जितना बड़ा और भारी हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो कारपेट को ही नहीं बल्कि कारपेट के नीचे फर्श को भी अच्छी तरह साफ कर दे। सहसा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पुत गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि इतना बड़ा और भारी वैक्यूम क्लीनर उसके लिए बेकार था। उसकी जिद देखकर मुझे यहाँ तक कहना पड़ा कि उसे इस्तेमाल करने में वो अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठेगी, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगी और पहलवानों की भांति अपनी बाहें मोड़ती हुई बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वैक्यूम क्लीनर को वो अपने साथ ले गई थी या बाद में डिलीवर किया गया था? नवयुवक ने पैड पर निगाह डाली। उसने डिलीवरी चार्जेस दिए थे, वो बोला। इसका मतलब है उसे होम डिलीवरी दी गई थी। बलराज ने नवयुवक की अच्छी याददाश्त की तारीफ करते हुए उसे धन्यवाद दिया। नवयुवक चला गया। वैक्यूम क्लीनर और सोफा एक ही दिन यानी पिछले महीने की 25 तारीख को खरीदे गए थे। इसके सिवाय इन दोनों चीजों की खरीदारी में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। नीरा को वैक्यूम क्लीनर की होम डिलीवरी दी गई थी, जबकि सोफा खरीदने वाला खुद ही उसे अपने साथ लाई वैन में लदवा कर ले गया था। तो दोस्तों, ये था मर्डर प्लान नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।